हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बेटे बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर्स से, है ना। काफ़ी एक लंबी एक्सरसाइज है और इस लंबी एक्सरसाइज के अंदर मेथड एक दो ही काम में आ रहा है। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा, है ना, इंट्रोडक्शन देखा होगा, उन्होंने बहुत सारे सवालों को खुद से सॉल्व कर दिया होगा। इतनी बड़ी बात नहीं है और काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, तो कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। अब तक 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और 5 सवाल और लिखे हैं, 10 तक पहुंचेंगे, आगे के भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बेटे बात करते हैं इसके छठे सवाल की। और बहुत इजीली आपको सब बातें पता होंगी, आपने नोट कर रखी होंगी, जो मैं इस्तेमाल में लाऊंगा। कह रहा है कि यदि लाभ फलन एक प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है, एक लाभ फलन हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस के 72x माइनस के 18x² से प्रदत्त है, को किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करना। अरे कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन दे दिया गया है आपको, मतलब हमें जो पी एक्स पहले एफ एक्स देता था, तो हमें पी एक्स दे दिया है और हमें इसका उच्चतम मान निकालना है, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, आराम से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बेटे, हम लोग करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष क्या कर लेंगे बेटा, अवकलन कर लेंगे, ठीक है जी। और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वी गेट पी डैश एक्स एंड ये आ जाएगा 41 का 0 हो जाएगा, माइनस 72 x है ना, तो यहाँ पर x है तो 72 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस के 18 दूनी 36 x। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि पी डैश एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस के 72 माइनस के 36x। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हम लोग इसके लिए क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, काम वही है जो हमने कुछ किया है पिछले क्वेश्चन में, बस उसने लैंग्वेज बदली है सिर्फ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग क्या करते थे बेटे, अब तो तुम्हें ये बात रट जानी चाहिए कि हम लोग फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 रख देते थे, ठीक है ना, यानी कि एफ डैश एक्स को 0, माइनस के 72 माइनस के 36x इज इक्वल टू 0। एक बार इस क्वेश्चन को मैं चेक कर लूं कि माइनस में ज़्यादा संख्या आ रही है इसमें, क्या ये, हाँ ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, तो माइनस के 36x बराबर आ जाएगा हमारा प्लस के 72, और अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 72/36, वो भी माइनस वाला, और 36 दूनी 72, तो माइनस का 2 जो है हमारे पास इसका एक क्रांतिक बिंदु आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है बेटा, इसको इक्वेशन 1 हम मान चुके थे, तो समीकरण 1 का है ना सेकंड डेरिवेटिव वो लगा रहे हैं ना, द्वितीय अवकलज विधि। समीकरण 1 का हम लोग बेटे क्या कर लेंगे, पुनः अवकलन कर लेंगे। ऐसा जो बच्चे पहली बार बैठ गए होंगे लेक्चर में आकर, उन्हें लगा सर क्या कर रहे हैं भाई साहब, मैं बातें कम बता रहा हूँ सवाल सॉल्व करते हुए, बिकॉज कारण है मैं ये सब बातें कई बार आपको इंट्रोडक्शन में भी, क्वेश्चंस में भी बहुत बार बता चुका हूं। तो बेटा समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर क्या मिलेगा मेरे को, यहां पर हमें मिलेगा पी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना, पी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 72 का 0 हो जाएगा और माइनस का 36, माइनस का 36। बिल्कुल ठीक बात है। तो पी डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है वो तो फ्री, एक्स से फ्री आ गई माइनस का 36। तो अगर हम इस पॉइंट में बात करें, जो क्रांतिक बिंदु हमारा मिला है, हम लोग बात करें कि x इज इक्वल टू -2 पर अगर हम पी डबल डैश एक्स -2 चेक करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस का 36 होगा, माइनस का 36, जो कि 0 से छोटा है। और अगर ये चीज 0 से छोटी आती है तो हम क्या लिखते हैं कि x इज इक्वल टू -2 पर f जो हमारा px है, फंक्शन px उच्चतम होगा, उल्टा होता है ना, उच्चतम, नेगेटिव तो उच्चतम, पॉजिटिव तो निम्नतम, उच्चतम है ना। तो px का अगर हम लोग उच्चतम मान निकालेंगे, उच्चतम मान हम निकालेंगे
तो सीधी बात है हम लोग जो p है उसमें x की जगह -2 भर देंगे, ठीक है। एंड p क्या दिया गया है बेटा मेरे पास, p दिया गया है ये वाला यहाँ पर, तो आ जाएगा 41 -72 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस के 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है। तो आ जाएगा हमारे पास में बेटे 41 माइनस 144 प्लस का 144, ठीक है ना, 72 दूनी 144 होते हैं। यहाँ आ जाएगा -18 चौक कितने होते हैं भैया 72, देखो गुणे 4 हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्व करें ये दोनों जोड़ करके कितना आ जाएगा मेरे पास में 581 माइनस 14 चौक 72 होते हैं, है ना, 14 चौक 14 दूनी 28 14 दूनी सॉरी 18 चौक 72 होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी। तो ये आ जाएगा हमारे पास घटा करके 3 और बेटे ये आ जाएगा 11 113 है, कितना आ जाएगा 113 नहीं, हाँ 113 ही तो आएगा। अगर इसे 113 समझो, हाँ ठीक है 113, ये हमारा उच्चतम मान आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो बेटे हमने कुछ अलग चीज इसमें ट्राई नहीं करी है, हमने सिर्फ वही काम करा है जो काम हम अब तक करते आए हैं, ठीक है ना। 113 इकाई जो भी है लिखना चाहो लिख देना। अब हम चलते हैं इसी तरीके का दूसरा हमारा सवाल एक और है, सवाल नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें, हम लोग वीडियो में आप लेक्चर को पॉज करके नोट कर लेना बेटा सब चीजें। तो हमारे पास सवाल नंबर है कौन सा 7 नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो 7 नंबर में क्या कहा उसको पढ़ लो। वैसे 7 नंबर सवाल हम लोगों ने कर लिया है बेसिकली। 7 नंबर सवाल कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 करा था हमने जिसमें हम निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम वही काम करना है। उसने ये कहा है कि हमारे पास अंतराल 0 से 3 में 3 पर क्लोज इंटरवल 0 से 3 में 3 पर इस जो फंक्शन दिया गया है, ये बड़ा सा एक फंक्शन दिया गया कि उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। तो बहुत सरलता से हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन है उसको उठा लेंगे। सपोज f(x) जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन हमें दिया गया है 3x की घात 4, जरा एक बार चेक कर लेंगे भाई ध्यान से, -8x की घात 3, ठीक है, प्लस के 12x स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस के 48x, ठीक है, और प्लस के 25, प्लस के 25। तो हम लोग सबसे पहले एक पॉइंट निकालेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटे, x के सापेक्ष, यहाँ पर x के सापेक्ष क्या कर लेंगे बेटा, अवकलन कर लेंगे क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए। अवकलन करने पर, ठीक है बेटा, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, मैं थोड़ा इधर से लिखूंगा। तो f' हमें प्राप्त हो जाएगा बेटा 4 तिया 12x की घात 3 माइनस 8 तिया 24x स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24, है ना, 12 दूनी 24 x और माइनस के 48, ये आ गया। यहां से आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 12 कॉमन निकाल लो थ्रू आउट, अंदर बचेगा x की घात 3 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 12 चौक 48 तो 4, ठीक है ना। तो अब आपके सामने जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोगों को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है ना, ताकि हमारा क्रांतिक बिंदु मिल जाए। तो हम लोग क्रांतिक बिंदु के लिए क्या काम करते हैं बेटे, ठीक है, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या काम करते हैं हम लोग बेटे, f' का वैल्यू 0 रख लेते हैं। मतलब ये वाला पूरा पोर्शन 12 इंटू x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये एक त्रिघात समीकरण है बेटा। कौन सी समीकरण है, ये एक त्रिघात समीकरण है, ठीक है। तो त्रिघात समीकरण का आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा और वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा और क्या निकालने पड़ेंगे, कुछ मान निकालने पड़ेंगे हमें, ठीक है।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस त्रिघात समीकरण को हम कैसे हल करते थे, एक सेक्सफल में विधि होती थी। आप x का कुछ मान इसमें रख के देखो, पहले द्विघात होती तो सरलता से आप कर लेते। जैसे मैं x इक्वल टू पहले 1 रख के देखता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग चाहे यहीं पे कर लेंगे, x इक्वल टू 1 रख के देखता हूँ। तो जब 1 रखूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस के 2 प्लस 2 माइनस 4, क्या ये 0 बन रहा? अगर ये इसको संतुष्ट करेगा ना, अगर इसको रखने से ये इसकी दोनों साइड बराबर, मतलब इसको हल करके 0 आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि भैया इस समीकरण का, क्योंकि इस समीकरण की घात 3 है तो इसके 3 वैल्यू निकलेंगी। x के कितने मान निकलेंगे? 3। अगर उन तीनों में से एक हमारे पास x इक्वल टू 1 आ जाएगा, अगर ये पॉइंट रखने से संतुष्ट हो गया तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 2 से 2 कटा, नहीं चल नहीं रहा काम, तो x इक्वल टू 1 इसका आंसर नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेंगे ट्रायल मेथड से, x इक्वल टू -1 रख के देख लेंगे। तो जब -1 रखेंगे तो -1 की घात 3 -2 -1 का स्क्वायर और +2 -1 और -4, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये भी फेल है, ये भी बेटा फेल है ना। आपके पास में एक इंटरवल भी तो दिया है ना, हमें एक इंटरवल भी दिया है कि 0 से 3 के बीच में बात होनी, तो ये भी कंफर्म है कि जो मान आएगा 0 से 3 के बीच का ही होगा, ठीक है ना। कि जो x वैल्यू ले रहा है, x की जो वैल्यू लेनी है वो इस इंटरवल से लेनी है। चलो एक फेल हो गया, -1 फेल हो गया, इसमें रखो अब 2 रख के देखो आप, 2 से बात बनती है तो, ठीक है ना। तो जब 2 रखेंगे इसके अंदर हम लोग, तो देखो डायरेक्ट करो, 2 की घात 3 का मतलब 8 माइनस और 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 गुणे 2 -4, ये हो गया 4 से 4 8 से 8 तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2 या फिर x इक्वल टू 2 जो है इसका एक वैल्यू बनेगी, इसका एक मान बनेगा। बाकी 2 और निकालने, उसका निकालने का तरीका है, उसको निकालने का तरीका है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, x -2, क्योंकि x इक्वल टू 2 क्या है ना, रखने पर ठीक है। हेलो, हल मुझे नहीं करनी बात, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 रखने पर ये संतुष्ट हो गया। इसका मतलब ये रहा, अगर मैं 2 को उधर लेके जाऊं, है ना, हम ये कह देंगे x -2 उपरोक्त समीकरण का एक गुणनखंड है। बात समझ में आ रही है? आप लोगों ने क्लास 10th में करा ये काम, यहां एक क्वेश्चन में फंस गया इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जब ये इसका गुणनखंड है तो आप एक काम कर लो, x -2 से ना आप इसे डिवाइड कर लो, x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 2x -4 को, ताकि ये हमारा बाकी हिस्सा निकल के आ जाए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x की घात 3 माइनस के 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है बेटा। आपके पास में ये भी कट जाएगा क्या, x -2 है ना, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या उतारा ऊपर से, 2x -4 उतार लो, क्योंकि देखो इधर दो पद है तो 2 ही पद नीचे उतारने हमें पड़ेंगे। तो हम लोग करना क्या पड़ेगा बेटे, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x माइनस के 4 आ गया है ना, ये 0 हो गया, मतलब ये रहा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अतः ये जो काम किया ना हमने, ठीक है ना, ये जो हमने काम किया, ये वाला इतना काम करा, ये हम ऐसे दिखा देंगे अलग से बॉक्स में। तब इसको क्या ले सकते हैं, तब x की घात 3 माइनस के 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसके 2 फैक्टर मिल गए, एक तो मिल गया ये वाला x -2 मिल गया, एक मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। भाई देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ जाएगा, क्योंकि हमने भाग करके निकाल तो लिया है ना वो। तो अब यहाँ से एक क्रांतिक बिंदु हम मिल रहे हैं, यहाँ से क्रांतिक बिंदु हमें मिल जाएंगे, ठीक है नहीं। अब देखो, अब यदि हम लोग क्या करते हैं बेटे कि x
-2 को 0 के बराबर रखते हैं तो मेरे पास तब क्या होता है, तब x की वैल्यू हमारे पास 2 मिल जाती है, जो कि हमारा एक अच्छा पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है जी। फिर दूसरा पोर्शन जो है, और यदि हम लोग करते हैं कि x² + 2 = 0, इसका मतलब x² = -2, इसका मतलब x ± √(-2), ये तो एक काल्पनिक संख्या हो गई है ना। तो यहां से हमें x का कोई वास्तविक मान, ठीक है, वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता है। यहां से हमें कोई भी वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट बिंदु क्या आ गए, अतः हमारे पास में जो क्रांतिक बिंदु है किस अंतराल में, 0,3 में, ये तो कहा उसने। एक तो बेटे आ जाएगा x = 0, ये वाला पॉइंट ले लेंगे हम। एक क्वेश्चन हमने किया था 5, उसमें ऐसे ही किए थे क्वेश्चन हमने। एक पॉइंट जो इसके बीच का हमने आया अभी x = 2 आया है, एक ले लेंगे x = 2 और एक ले लेंगे x = 3, द लास्ट पॉइंट। पर अगर हम लोग देखेंगे तो f की वैल्यू निकालेंगे जो फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले f0 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। x की जगह जब 0 भरेंगे तो ये आप देखना, इस पूरे पोर्शन को जब आप सॉल्व करोगे x की जगह 0 भरना है इसमें सब में, तो 25 आ जाएगा, केवल 25 मिल जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम लोग f2 भरते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इस वाले फंक्शन में, 3 × 2 की पावर 4 -8 × 2 की पावर 3 प्लस के 12 × 2 की पावर 2 एंड माइनस के 48 × 2 और बेटे प्लस में 25 भी है, प्लस का 25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने ये पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ठीक है बेटा। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो हम लोगों को वैल्यू मिलना है -39, ये मिलेगी -39 वैल्यू मिलेगी। इसको सॉल्व कर लेना आप। फिर x = अगर हम लोग 3 पर देखेंगे, यानी कि हम लोग f3 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम लोग ने x = 2 का मान इसमें भर दिया था, तो ऐसे ही हम लोग x = 3 का मान इसमें भर देंगे, तो ऐसे ही एक्सप्रेशन बन जाएगा 3 × 3 की पावर 4 -8 × 3 की पावर 3 प्लस के 12 × 3 की पावर 2 माइनस के 48 × 3 प्लस के 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी f3 में जो वैल्यू निकल करके आएगी बेटे वो आ जाएगी 16। क्या आ जाएगी, 16। तो हम लोगों को पूछा क्या गया है, हमें उसका पूछा उच्चतम और निम्नतम मान, है ना। तो देखो fx का ऐसे लिख सकते हैं, fx का उच्चतम मान बताइए कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ा मान है इन तीनों के अंदर 16 है, -39, तो ये आ जाएगा 25। और fx का अगर हम बात करेंगे बेटा निम्नतम मान, किसका, निम्नतम मान की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। निम्नतम मान 16 नहीं आएगा, -29 आएगा, सॉरी 39 आएगा। तो ये दोनों आपको आंसर मिल जाएंगे। आंसर शीट जो पीछे आपको दी गई है आपकी सुविधा के लिए, साथ साथ उसमें जांचते चलें, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने 7th क्वेश्चन की भी बात कर ली है, तो हम लोग चलते हैं बेटे 8वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। किसकी तरफ, 8वें क्वेश्चन की तरफ। चाहो तो यहाँ बता भी सकते हो कि किस पॉइंट पर, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो x = 0 पर तो ये उच्चतम है, और x = है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि fx का वैल्यू कहाँ पर, x = 0 पर, और इसका वैल्यू x = 2 पर, ठीक है बेटा, 2 पर। तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं बेटे, जो नीचे लिखा हुआ सवाल है 8 नंबर, वो इसका ही बिल्कुल चाचा ताऊ का लड़का है, भाई भाव मतलब भाई बंधु है इसका ये, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो 8वें सवाल में क्या पूछ रहा है, वो करना क्या चाहवा रहा है मेरे से। देखो भाई साहब कह रहे हैं कि अंतराल 0 to 2π में किन बिंदुओं पर फलन, है ना। तो बात वही है जो क्वेश्चन अभी हमने 7th करा। तो fx एक फंक्शन दे दिया गया है,
विच इज इक्वल टू साइन 2 पाई 2x, है ना। और हमें कहा गया है x की जो वैल्यू है, x जो वैल्यू लेता है वो ओपन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में लेता है। इससे संबंधित सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि x जो है वो 0 के से बड़ा या बराबर होगा और छोटा या बराबर होगा 2 पाई से। बिल्कुल ठीक बात है। और इसका एक अर्थ और समझ में लेना चाहिए आप लोगों को कि ये यहाँ से 0 चलता है तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक का एक राउंड पूरे के अंदर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पर 3 पाई बाय 2, यहाँ पर आपका 2 पाई होता है। ये सब कहानी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में सीखी थी और उन्हीं बातों का बेटे बड़े अच्छे से प्रयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर वही लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेंगे। एक्स के सापेक्ष बेटे क्या कर लेंगे हम लोग, अवकलन कर लेंगे। और अवकलन करने में अब तक तुम्हें महारत हासिल हो जानी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए, महारत हासिल हो जानी चाहिए। तो हम लोग जब लिखेंगे एफ डैश एक्स तो हमारे पास में आ जाएगा, देखो साइन 2x का होता है cos 2x, लेकिन डिफ्रेंशिएट हमें 2x को दोबारा करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। तो जब 2x को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक 2 आ जाएगा, उस 2 को मैं शुरू में रख लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्रांतिक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे बेटे, क्रांतिक बिंदु। ठीक है जी, क्रांतिक बिंदु के लिए, तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या बात होने वाली है बेटा, हम लोग एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, यानी कि 2 cos 2x बराबर 0, या फिर ये कहेंगे कि cos 2x का वैल्यू हो जाएगा 0। अब आप ये देखिएगा कि cos 2x 0 कहाँ कहाँ होता है। आप सभी को पता है cos 2x की वैल्यू 0 तब होती है ना, जब 2x का जो मान है, यानी कि इसके कोण का जो मान है, या तो पाई बाय 2 आ जाए, ठीक है बेटे, या फिर 3 पाई बाय 2 आ जाए, ठीक है बेटा, या 5 पाई बाय 2 आ जाए, ठीक है बेटे, या 7 पाई बाय 2 आ जाए। लेकिन मेरी भाई बात सुनो, मेरी भाई बात सुनो, ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है हमें सिर्फ एक राउंड घूमना है, 0 से 2 पाई में चलना है, मीन्स यहाँ तक का। तो बेटे ये जो 5 पाई बाय 2 है ना, ठीक है, 3 पाई बाय 2 तो मुझे पता कि भाई देखो सीधी बात है, पाई बाय 2 तो यहाँ आ जाएगा, 3 पाई बाय 2 आ जाएगा यहाँ। जब राउंड घुमाएंगे तो दोबारा से यहाँ 5 पाई 2 आएगा, लेकिन हमें तो दोबारा चक्कर काटना ही नहीं है, हमें तो 0 से 2 पाई के बीच में रहना। तो ये वैल्यू हमारे काम की नहीं रहने की, ये दोनों वैल्यू हमारे काम की नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये दो वैल्यू लेके चलेंगे। यहाँ से हम कह देंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाई 4 कोमा 3 पाई बाई 4। आप लोग समझे नहीं, ये 2 मैंने बटे में पहुंचा दिया। तो मेरे क्रांतिक बिंदु बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे x इजिकल टू पाई बाई 4 पे चेक कर लो। देखो हमारे पास अंतराल भी तो है ना 0 से पाई, तो x इजिकल टू 0 पे भी देखेंगे हम लोग। फिर ये जो दो पॉइंट है x इजिकल टू पाई बाई 4 पे भी देखेंगे हम लोग, x इजिकल टू बेटे 3 पाई बाई 4 पे भी देखेंगे हम लोग, और लास्ट में x इजिकल टू 2 पाई पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले 0 पर चर्चा करते हैं। f0 की वैल्यू निकालिए आप, यानी कि इसमें 0 भरिए, साइन 2 गुणे 0 यानी कि साइन 0 हमें देता है 0। अब आ जाओ, x पाई बाई 4 का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा बेटा पाई बाई 4, साइन 2 गुणे पाई बाई 4। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 से कटेगा ये 2 बार, तो पाई बाय 2 हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1। फिर हम रखेंगे 3 पाई बाय 4, तो f 3 पाई बाय 4 के बारे में आ जाएगा साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4। ठीक है बेटा, दिस विल इक्वल टू, ये कटेगा 2 बार, तो साइन 3 पाई बाय 2। ठीक है ना। अब साइन 3 पाई बाय 2 का अगर हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो -1 वैल्यू निकलेगा। क्यों कि देखो इसको लिख लो आप पाई माइनस पाई बाय 2, सॉरी पाई प्लस पाई बाय 2। आपको पता है साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन पाई बाय 2 ही हो जाएगा, लेकिन साइन तीसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, पाई में कुछ जुड़ रहा है तो तीसरे में चला जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, तो आ जाएगा -1। ठीक है जी। अब 2 पाई पर रखेंगे, 2 पाई, तो f ऑफ 2 पाई तो यह आ जाएगा साइन 2 गुणे 2 पाई, है ना,
इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 4 पाई। और आपको पता है कि साइन n पाई की जो वैल्यू होती है ना, यहाँ कोई भी पूर्णांक होगा तो वो 0 देगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है, तो अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। किन बिंदुओं पर अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है? तो मेरे भाई x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे वो उच्चतम मान प्राप्त कर रहा अपना। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अपना उच्चतम मान 1 है ना प्राप्त करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है ना, पाई बाई 4 पर क्या करता है ये अपना मान। ठीक है ना, तो क्लियर है मेरे भाई? उसने सिर्फ इतना ही पूछा था ना मेरे से कि किन बिंदुओं पर अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस सवाल की? 8वें की, पाई बाई 4 पर और 5 पाई बाई 4 पर। अच्छा 5 पाई बाई 4, क्या एक पॉइंट मिस कर दिया क्या हमने? अच्छा देखना जरा एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा था कि 5 पाई बाई 2 भी आएगा। क्या ये 5 पाई बाई 2, अरे सही तो है यार, 5 पाई बाई 2 कहीं यहाँ आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा बेटा। 5 पाई बाई 2 मैं गलती से आपको बोल दिया मैंने कि ये एक राउंड के बाहर चला जाएगा, नहीं। 5 पाई बाई 2 का मान जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे, 90 पंजे 9 पंजे 45, 450 है ना, ये सॉरी 90 पंजे 9 पंजे 45, तो मेरे हिसाब से तो यार ये 2 पाई से ज्यादा हो रहा। ठीक है ना, कहाँ से ज्यादा हो रहा है ये? 5 पाई बाई 4। हाँ तो ठीक तो है, लिया जा सकता है ना भाई। मैं आपको गलत ये बात बता चुका हूं, ये तो 2x की वैल्यू है, हमें तो x की रेंज दे रखी ना वो, तो 2x तो कहीं भी जा सकता है। हम तो x में देखेंगे, जब इसमें रखेंगे हम लोग 5 पाई बाई 4, एक पॉइंट और आ जाएगा, इसके आगे 7 पाई बाई अगर 2 की बात करेंगे तब अगर हम देखेंगे तो 7 पाई बाई 4 अगर पॉइंट लेंगे तो ये जरूर 2 पाई से बाहर हो जाएगा। x की वैल्यू इस केस में 2 पाई से बाहर हो जाएगी, तो इसको हम कंसीडर नहीं करने, तो ये पॉइंट तो हमें देखना ही देखना है। तो इसका मतलब हम लोगों को एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहिए था यहाँ पर कि x इज इक्वल टू, नीचे कर देता हूँ मैं, 5 पाई बाई 4 पर जब हम वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 2 पाई, सॉरी 5 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन यह जाएगा 10 पाई, क्योंकि 2 से गुणा हो जाएगी ना, 2 5 पाई बाई 4। इसे आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, ये कंफर्म है, क्योंकि ये वैल्यू 1 आएगी 100%, ये वैल्यू 1 आएगी। क्योंकि देखो जब इसको काट देंगे हम लोग तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लेंगे आप, चाहे तो मैं अलग से करके दिखाता हूँ। साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू निकालने की बात करें तो साइन इसे लोगों 2 पाई प्लस पाई बाई 2, बिल्कुल ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में चला गया तो साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो बेटा ये 1 ही आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि उच्चतम मान एक तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे दिख रहा था जहां 1 मिल रही थी, एक x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पर मिल रहा था, तो यहाँ पर एफ एक्स का एक बार वो लिख देंगे साइन 2x, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पर उच्चतम मान 1 प्राप्त करता है। ठीक है बेटा, तो उस तरीके से सवाल को देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटे, सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वीडियो को जरा पॉज करके आप लोग नोट कर लें, जो भी आपके काम के लायक चीजें हैं वे सारे आपके ही काम के लायक हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा बेटे आप ही को देनी है ना। चलिए ओके। बहुत ज्यादा तनाव लेके इन सवालों को करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत प्यार से अगर करोगे तो आराम से हो जाएंगे। और थीम को समझ लो, क्वेश्चन पेपर में छोड़ के नहीं आ सकते आप लोग। भाई 2 ही तो विधियां हैं, प्रथम अवकलन विधि, द्वितीय अवकलन विधि, और उन दोनों से ही काम चल रहा है बस। बाकी 2-4 बातें आपको पता हो तो काम चल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं 9th सवाल पर। 9th में कहा गया है, ये सवाल तो हमने पहले भी शायद किया है, कि एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है कि साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स
इसका हमें उच्चतम मान निकालना है, ठीक है ना। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का हमें क्या निकालना बेटा, उच्चतम मान निकालना है। तो बहुत इजीली हम लोग निकाल लेंगे, ये पहले भी निकाल चुके थे। π/4 वैल्यू आ जाएगी। आप अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखें, एच एक्स इज इक्वल टू, है ना। आप अगर देखोगे ना तो आपको बेटे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू π/4 पे निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसी सवाल को देख लेंगे जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन से आपको करवाया था। मुझे कोई दिक्कत नहीं छोड़ने में, बहुत आसानी से आप थर्ड पार्ट के हिसाब से इसे कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। और ये 10 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोगों को कहा गया है कि एक अंतराल है 1,3 और 2x³ माइनस 24x प्लस के 107 का महत्तम मान हमें ज्ञात करना है इसी फलन का अंतराल। अच्छा, ये दूसरा सवाल हो गया नीचे, है ना। एक बार इस अंतराल में निकालना है महत्तम मान और एक बार इस अंतराल में निकालना है महत्तम मान। महत्तम मतलब उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू। तो कोई बात नहीं, 10वें सवाल को ऐसे ही प्रोसीड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कैन बी प्रोसीड एज f(x) इज इक्वल टू, जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेंगे 2x³ माइनस की किताब से देख लेना भाई 24x और मेरे बेटे आ जाएगा 107। तो पहले हम लोग f(x) निकाल लें, थोड़ा सा डायरेक्ट लैंग्वेज आप खुद लिख लेना। f(x) में निकालूंगा तो आ जाएगा 6x², फिर आ जाएगा केवल 24, है ना। और हम लोग जब क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो f(x) को अगर हम 0 रख लें तो मेरे पास आ जाएगा 6। लैंग्वेज खुद लिख लेना बना करके बेटा, क्रांतिक बिंदु के लिए वो समथिंग कुछ करना। 6x² इज इक्वल टू 24, तो x² इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में, x² इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा 6 चौक 24 4। तो x की वैल्यू आ जाएंगी, एक तो +4 आ जाएगा, प्लस का 2 और एक माइनस का 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो दो क्रांतिक बिंदु मिले हमें कि x इज इक्वल टू एक तो 2 मिल गया, एक x इज इक्वल टू माइनस का 2 मिल गया। तो पहले उस अंतराल की बात करें जो उसने कर रखा है, ये वाला अंतराल है ना। तो हम लोग बात करते हैं पहले जो अंतराल हमें दिया गया, अंतराल ओपन इंटरवल 3 में। देखो ओपन इंटरवल है तो x की वैल्यू हम लोग 1 भी लेंगे, सॉरी क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है तो x की भी वैल्यू 1 भी लेंगे। फिर हमने एक पॉइंट निकाला x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। x इज इक्वल टू -2 इस अंतराल में नहीं आएगा, तो यहाँ पे -2 नहीं लेंगे, इस अंतराल में आएगा ही नहीं। आप चाहे देख लें 1 के और 3 के बीच में -2 नहीं आता, तो उसको अभी नहीं लेंगे, ये हमारे काम का नहीं है। फिर x इज इक्वल टू 3 लेंगे और इन सब पर वैल्यू निकाल लेंगे। f1 निकाल लेंगे, यहाँ पर f2 निकाल लेंगे और यहाँ पर f3 निकाल लेंगे। तो ये सारे मान निकाल लेंगे। तो जब हम इसमें रखेंगे x इज इक्वल टू 1 भरेंगे तो 2 × 1³ माइनस के 24 × 1 प्लस के 107। तो क्या सॉल्व कर लो, यह आ जाएगा 2 - 24 प्लस 107। तो बेटा ये लगभग 100 ये हो गया। 109 में से 24 घटा लो, 109 में से जब हम लोग 24 घटाएंगे तो 5 और ये आ गया 8, 85 आ जाएगा। तो 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 85। जब हम 2 भरेंगे तो आ जाएगा 2 × 2³ ठीक है बेटा, माइनस 24 × 3 प्लस 24 × 2 प्लस 107। तो आपके पास में 8 दूनी 16 माइनस 24 दूनी 48 प्लस 107। 107 और 16 कितने हो जाएंगे बेटे 123। तो 123 में से आप 48 माइनस कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 5, है ना। यहाँ 11 में से 4 जाके आ जाएगा 7, तो बेटे आ जाएगा 75। ठीक है बेटे, कितना आ जाएगा 75। फिर 3 पे चेक कर लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 × 3³ माइनस 24 × 3 प्लस के 107। तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो आप देखोगे तो 3 पे आ जाएगा बेटे 89। इसे सॉल्व कर लोगे तो 89। तो क्लियर सी बात है, महत्तम मान कहाँ है, x इज इक्वल टू 3 पर। x इज इक्वल टू 3 पर f(x) का महत्तम मान
89 है, तो ये आपका एक आंसर आ गया। अब उसने एक सवाल में ही 2 सवाल घुसा दिए, कह रहा है कि अब अंतराल ये ले लो -3 से 1, ठीक है ना। क्या ले लोगे अंतराल, क्या ले लोगे बेटे अंतराल -3 से -3 से -1। तो बेटे पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा x = -3 ये वाला पॉइंट, फिर x अब ये आ जाएगा x -2, अब यहाँ पे -2 और x आ जाएगा -1। पर आप लोग f-3 की वैल्यू निकालेंगे, पर आप लोग f-2 की वैल्यू निकालोगे, पर आप f-1 की वैल्यू निकालोगे। ये सब वैल्यूज जब आप रखोगे इस फंक्शन में, तो बेटे मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग आराम से सॉल्व कर लेना। वो आएगा 129, 139, 125, 129, 139, 125। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली, x -2 पर मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है बेटा, x -2 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। तो आप इस तरीके से सवाल का आंसर लिख देंगे। अब बेटा हम चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, किससे क्या बढ़ते हैं, 11 की तरफ। मैं पहले राइटिंग कर लेता हूँ ऐसे जैसा भी लिखा है, ताकि थोड़ा समय बचे। ठीक है, चलिए बेटो, अब हमने बेटा 10 सवाल कवर कर लिए हैं, 11 से आगे बढ़ते हैं। 11वें सवाल में क्या कह रहा है, देखिए बड़ा सिंपल सवाल है 11वां सवाल, ठीक है ना, बहुत इजीली आप इसको देख सकते हैं। उसने कहा है कि यदि, ठीक है ना, आप सवाल पढ़े, मैं भी पढ़ रहा हूं। कह रहा है कि यदि अंतराल 0,2 में x = 1 पर फलन x की घात 4 62 x² ax + 9 उच्चतम मान ग्रहण करता हो, ठीक है ना। ओके, तो कोई बात नहीं, बड़ा इजी है, बड़ा ही, ये तो इजी पोर्शन हो गया ना आपके सामने। ठीक है, देखो क्या करना है, उधर के फंक्शन उठाओ। पहले क्या है फंक्शन, हमारे पास जो fx है वो दिया गया है x की घात 4 माइनस के 6x² और प्लस के ax प्लस का 9। प्रोसीड करो पहले आप लोग, पहले क्रांतिक बिंदु के लिए f' निकालो आप। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4x की घात 3 माइनस के 12x और प्लस का a आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में इसका पहला डेरिवेटिव। अब उसने कहा है, देखो उसने ये कहा है कि जो फंक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है 0 से 2 के बीच में, है ना। आपके पास में किसके बीच में, 0 से 2 के बीच में, ठीक है ना। कहाँ पर, एट x = 1 पर। उसने खुद ही कहा ना एट x = 1 पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो आप एक काम करो, है ना, तो हमारे पास में x = 1 क्या होगा, x = 1 है ना, 1 पर fx क्या लेता है, अपनी उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर हम लोग क्या करें, x = देखो जब हम f' को 0 रखते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए ना, इसका मतलब क्या है, 4x की घात 3 माइनस के 12x प्लस a = 0। इसे सॉल्व करके क्या निकालते हैं, बिंदु ही तो निकालते हैं, और बिंदु क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। मतलब जो भी बिंदु निकलेंगे उनमें से एक बिंदु क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। भाई आप लोग जब बिंदु निकालते हो, सीधी सी बात है, तो आप इस लाइन को पहले यहां से हटा लो। चलो यहाँ लिख लो क्रांतिक बिंदु के लिए, केवल किसके लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो जब मैं इसे 0 के इक्वल रखूंगा, है ना, अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें x = 1 भर सकते हैं। तो यहां पर x = 1 भरेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं कारण लिखूंगा, टेंशन ना लो, कारण लिखूंगा 12 × 1 प्लस का a = 0। कारण लिख देंगे चूंकि x = 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो सीधी बात है, ये उसका उच्चतम बिंदु हो गया। और ये बिंदु निकला कब होगा, जब हमने इसको 0 के, मतलब इस समीकरण का हल ही तो ये होगा, इस समीकरण को हल करके ही तो हमारा ये पॉइंट निकला होगा ना। तो ये आंसर के अंदर हम लोग x = 1 अगर इसके अंदर भर दे संतुष्ट करेगा, तो कारण हमने लिख दिया है। तो 4 - 12
प्लस ए इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ छोड़ दिया है ना, मैंने कुछ आपके सामने छोड़ दिया है। ये 124 कहाँ से आया यार? बासठ ए है ये। कितना है ये? यहाँ पर बेटे ये 62 ए है। कितना है? 62 ए, 62 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 62 दूनी होता है 124। तो 124 तो यहाँ भी आएगा फिर, है ना। ये यहाँ पे भी 124 एक्स रहेगा, तो यहाँ पे 124 आ जाएगा और यहाँ पे भी 124। ए का वैल्यू यहाँ से 120 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। यही हमें पूछा गया था, ए की वैल्यू हमारी 120। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 सवाल हमने इस तरीके के सवाल बहुत कर लिए बेटे। उसने कहा कि 0 से 2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करो। वही जो हमने 5वें सवाल में करा है और वही जो हमने अभी 10वें 11वें सवाल और 12वें सवाल में, अभी 12वें में तो हम कर रहे हैं, किया है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन मान लेंगे कि f(x) हमारा एक फंक्शन है जो कि x प्लस के साइन 2x के बराबर है। ठीक है ना, साइन 2x के हमारा बराबर है। तो जब हम लोग यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो मुझे मिलेगा f डैश x इज इक्वल टू, इसका अवकलन 1 प्लस इसका अवकलन हो जाएगा cos 2x, 2 cos 2x हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, है ना। अवकलन आप करोगे तो यही आएगा इसका। फिर आप क्रांतिक बिंदु के लिए बात करोगे, ठीक है, आ जाएगा f डैश x को आप 0 रख लोगे, यानी कि 1 प्लस के 2 cos 2x बराबर 0। ठीक है ना। और अंतराल में बेटे ध्यान रखा करें, x जो वैल्यू लेगा वो 2 पाई के बीच की लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 cos 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में? -1, या cos 2x का जो वैल्यू आ जाएगा -1/2। एंड cos 2x का मान जो है ये अगर आप ध्यान दोगे तो ये वैल्यू 120 की होती है। कोस कितना? 2π/3 की ये वैल्यू होती है। 2π/3, 120 का मान निकालोगे तो -1/2 ही आएगा। कोस 120 डिग्री का मान अगर निकालोगे तो लिखोगे आप कोस 90 प्लस थीटा, यानी कि 30 डिग्री, है ना। π/3 है ना, π/6, क्योंकि हमने लिखा, हाँ चलो कोई नहीं, अभी देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो कितना आ जाएगा? माइनस के साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 आता माइनस का। तो ये बेटे 120 का मान होगा। किसका मान होगा? 120 का, यानी कि 2π/3 को 120 ही कहते हैं। यानी कि 2x का जो वैल्यू है वो आपका 2π/3 आ जाएगा और 2 से 2x का वैल्यू आ जाएगा π/3। हमें एक पॉइंट मिल गया π/3। अब बस हमारे पास कुछ पॉइंट्स और हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट्स और हैं। अच्छा एक बात और बताओ, cos 2x माइनस का सेकंड में भी तो होगा ना, ठीक है ना। तो cos में अगर हम लोग एक पॉइंट और निकालें, एक पॉइंट निकाल रखा है, 2 पॉइंट निकाल रखे उसने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स निकाले गए हैं, ठीक है ना, आपके पास में। क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -1/2 आया, 2π/3 आ गया, 2x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बेटा? कुछ वैल्यूज इन्होंने ली है, एक मिनट जरा थोड़ा सा मैं देख के आपसे बात करता। इसको इतना छोटा नहीं करना, थोड़ा सा व्यापक रूप से हमें देखना होगा। हम केवल एक ही पॉइंट पे चर्चा करने लगे जो कि गलत है सरासर। तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री का यूज इसमें और होना है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अभी तो हम यही हैं।
देखो सुनो, cos 2x की जो वैल्यू है माइनस रखो जो का तुम आप, ठीक है। 1/2 किसकी होती है? cos π/3 की वैल्यू होती है। cos सॉरी π/3 की नहीं, π/6 की वैल्यू होती है। cos में 60 की वैल्यू, π/3 की वैल्यू होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब ध्यान से देखो, तो cos 2x का ये जो मान आ जाएगा हमारे पास में, यहीं से चीजें बदलेंगी। अब देखो एक मान तो ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस कोस की वैल्यू माइनस में आई, तो आपको थोड़ा सा हमें इसमें घुमाना पड़ेगा सिस्टम। -1 तो ये सेकंड में होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि cos पाई माइनस π/3 एक मान बनेगा। क्योंकि cos माइनस का कहाँ होता है? द्वितीय चतुर्थांश में होता है यहाँ पर, जिसको हम लोग π-x कह सकते हैं ना। π-x आपने पढ़ा था। फिर cos जो माइनस होता है थर्ड में भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं π+x, यानी कि इसकी वैल्यू ऐसे भी निकाली जा सकती है कि cos π+π/3 की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास में। अच्छा, अब और देखो, cos माइनस का फिर कहाँ होगा? जब हम लोग इसको राउंड घुमा लेंगे एक पूरा का पूरा, यहाँ तो माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है। वापिस फिर जब हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि कितना राउंड घुमा लेंगे हम इसको? देखो एक राउंड हो गया 2π, यहाँ आ जाएंगे 3π, कितना आ जाएगा? 3π। तो अगर हम इस 3π के रेस्पेक्ट में देखें तो हम इसको ऐसे cos 3π में से अगर आप π/3 घटा लोगे, यानी कि आप लोग फिर भी द्वितीय चतुर्थांश में ही रहोगे, तब भी एक मान निकाला जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हम लोग जब इसमें पहुंचेंगे तो 3π/cos 3π + π/3 से भी मान निकाला जा सकता है। ये इतने cos 2θ के मान आ सकते हैं। देखो cos 2x के जो वैल्यूज हैं वो या तो cos 2π/3 होगी, आपके cos 4π/3 हो सकती है, cos 9 में से घटा लो 8π/3 हो सकती है, cos 9 और 1 10π/3 हो सकती है। मतलब यहाँ से 2x की जो वैल्यू है वो आ सकती है 2π/3 भी आ सकती है, कोमा 4π/3 भी आ सकती है, कोमा 8π/3 भी आ सकती है, कोमा 10π/3 भी आ सकती है, कोमा। आपको ये समझना पड़ेगा चक्रबाजी। आप कहोगे सर एक राउंड और क्यों नहीं मारा? अरे मारा जा सकता है एक राउंड और, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया हम लोगों को कुछ वैल्यूज देखनी है, क्योंकि साथ में उसने कंडीशन लगाई है कि बेटा x की जो वैल्यू है वो 0 से 2π में ही आनी चाहिए। आप 2x को भला ही कितना तो डालो, अभी देखना इसमें से भी कुछ वैल्यू हट जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा तो यहाँ से 2 है, सबको भाग कर देगा, तो एक तो π/3 देखो ध्यान से, एक 2π/3 बिल्कुल ठीक बात है, एक आ जाएगा हमारे पास में 4π/3। 4π/3 कहाँ जाएगा? 4π/3 कहाँ जाएगा? 4π/3, ठीक है ना, 4π/3 भी आ जाएगा, और जब इसको काटेंगे हम लोग तो 5π/3, तो ये हमारे पास में कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। 0 से 2π के बीच की वैल्यूज हम लोग कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो भैया इतना समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग ऐसे ही काम करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। पहले x = हम लोग 0 पर f0 निकालेंगे, यानी कि 0 प्लस के साइन 5 × 0 है ना, सॉरी 2 × 0, साइन 0 0 होता तो वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर हम लोग बात कर लेंगे बेटे किस पे? π/3 पर। x = π/3 पर, मतलब f π/3 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि π/3 प्लस साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन 2π/3 का वैल्यू कितना होता है भाई? ये होता है π - π/3, तो 60 का जो वैल्यू होता है किसका? क्योंकि देखो ना साइन π/3 हो जाएगा प्लस का साइन π/3, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, ठीक है। तो आ जाएगा π/3 प्लस √3/2, π/3 प्लस √3/2, ठीक है मेरे भाई, ओके। सिमिलरली हम किस पे चेक करेंगे? 2π/3 पर। तो x = आप लिखेंगे 2π/3 पर f ऑफ 2π/3
आपके पास में जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2π/3 प्लस साइन इंटू 2 यह आ जाएगा 2π/3 साइन 4π/3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 4π/3 का मान कितना हो जाएगा? 4π/3 को ले लो साइन 2π माइनस π/3। गलत कर दिया? नहीं, पाई माइनस π/3 कितना बन जाएगा? 2π/3। हमें निकालना 4π/3, तो 4π/3 3 ही कम 3 में से 1 घटेगा, तो 5 यहाँ आना चाहिए, तब जाके कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू? 4π/3 का मान निकालने के लिए हम इसको कैसे ब्रेक करें? इसको लिख लो साइन पाई प्लस π/3, है ना? देखो ना, 3 ही कम 3 और 1 4, 4π/3, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन π/3 और π/3 की वैल्यू माइनस के रूट एक बार ये आ जाएगा आपके पास। फाइनली हम लोग लिख लेंगे, इसकी जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 2π/3 माइनस √3π/2। ठीक है जी, ओके। अब हमारे पास एक पॉइंट और बचता है, कौन से वाला बेटा? एक नहीं, एक और बचता है, 4π/3 की बात कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 4π/3 पर, लेकिन हम लोग इन पॉइंट्स पे चेक क्यों कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, हम इन पॉइंट्स पे चेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अच्छा 2π से तो कम ही है ना, ये 2π से तो कम ही है, ठीक है, और ये 3 दूनी 6, ये भी 2π से कम है, ठीक है। तो एफ ऑफ, क्योंकि हमें लेना x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में, तो ये सारे मान जितने मैंने लिखे हैं ये इसके बीच में ही आएंगे, सारे 2π से कम है, 0 से बड़े हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 4π/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4π/3 प्लस के साइन 2 इंटू 4π/3, यानी कि 4π/3 प्लस साइन 8π/3 का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो साइन 8π/3 का मान कैसे निकालेंगे? इसको लिख लो साइन 2π, ठीक है ना, 2π प्लस π/3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, हमें लाना 8। तो एक काम करो, यहाँ पे लिख लो आप 2π माइनस करके देख लो आप, 3 दूनी 6 में से गया, 6 में से गया 5π/3, नहीं, तो आप 3π/2 से तोड़ो इसको, 3π/2 90, इसको पहले देख लो कितना है ये, 8 30 है ना, ये कितना वैल्यू है? 60 डिग्री है, π/3 का मतलब 60, और 8 सती 56, 560। तो 560 को कैसे लिखा? 560 को तोड़ा जा सकता है, 360 में कितना जोड़े बेटा? 100 डिग्री, 200 डिग्री, है ना? ये गलत मैंने कर दिया, 8 सती 56 थोड़ा ही ना आएगा, 8 सती 56 थोड़ा ही ना आएगा भैया, 8π/3, ठीक है ना, इसको तोड़ लो आप, बेहतर तो यही है, इतने लंबे की वैल्यू निकालना संभव नहीं हो पाएगा। 4π/3 को एज इट इज रखोगे, प्लस इसे आप लिख लो, इसको आप लिख लो पाई प्लस 5π/3, ठीक है ना। तो आपके पास में ऐसे भी तोड़ के मज़ा नहीं आएगा, ऐसे भी तोड़ के इसको मज़ा नहीं आ रहा है भैया। 5π/3 है ना, 4π/2 तो 8π/3, 8π/3 को हमने तोड़ा है साइन 2π/3 में, ठीक है आपके पास में। चलिए एक मिनट जरा मैं सोच लेता हूँ थोड़ा सा बेटा, इसको आपका भी समय में नहीं तो ख़राब कर रहा हूँ, कि इसको बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। अनावश्यक रूप से तनाव लिया जा रहा है, जबकि सवाल बिल्कुल सामने पड़ा है मेरे भाई। इसको ऐसे कर लें आप, तोड़ लें थोड़ा सा, कि 4π/3 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, प्लस इसको लिखो आप साइन 2π प्लस 2π/3, देख लो चेक करके, है ना। इससे क्या हो जाएगा कि 4π/3 तो है ही है, ये आ जाएगा हमारे पास में कितना?
साइन 360 प्लस एक्स होता है साइन एक्स, साइन 2π/3, और 2π/3 का मान हमने ऊपर से निकाला भी है, ठीक है ना। साइन 2π/3 का मान कितना होता है, √3/2, है ना। आपके पास कितना होता है, √3/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटे 4π/3 प्लस √3/2, जैसे कि आपके पास में वैल्यूज आ रही हैं। हमारे पास में बचता है 4π/3 हो गया। 5π/3 वाला एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने कहाँ जगह दूं, इधर वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो हमें चेक करना है, एक पॉइंट और बचा है, x = 5π/3 पर हम लोग f ऑफ 5π/3 की वैल्यू निकालेंगे, जो बराबर होगी, फंक्शन क्या था बेटा, किताब से देख लेते हैं, नहीं लिखा है सामने, x प्लस यानी कि 5π/3 प्लस साइन 2 × 5π/3, यानी कि आ जाएगा 5π/3 साइन आ जाएगा 10π/3, और इसको आप तोड़ें, इसको तोड़ें आप कि 2π नहीं 4π प्लस माइनस 2π/3, समझे नहीं आप लोग। 4 या 12 में से 2 बचेगा तो ये आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास में 5π/3 और माइनस, क्योंकि देखो 4π का मतलब हो जाएगा ये 2π और फिर 4π, तो आपके पास में प्लस में ही रहेगा, और साइन 2π/3, तो यहां से वैल्यू आप लिख दोगे 5π/3 प्लस इसकी वैल्यू फिर √3/2 आ जाएगी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, देखो 4π का मतलब हो गया हमें बनाना 10π बनाना ना, तो एक काम कर लो ना, इसको ऐसे तोड़ लो, यहाँ पर हम लोग प्लस लिख लें और यहाँ पर हम लोग कर लें 3 दूनी, तो यहाँ पर अगर हम लोग चलो ठीक है, वो सही किया था, 4π माइनस ना, 4π माइनस 4 या 12 हो गया ना, 12 में से 2 जाके 10 बचेंगे, ठीक है। और 4π माइनस, अच्छा तो जो 4π माइनस, देखो 4π यहाँ पे घूम के आएगा, एक चक्कर ये, जब हम लोग दूसरा चक्कर काटेंगे तो 4π, एक में तो 2π होता है, फिर 4π में से जब कुछ घटाएंगे थर्ड में रहेंगे तो ये माइनस में रहेगा, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि सॉरी फोर्थ के अंदर साइन माइनस का होता है, तो ये निकल दिया हमने। एक पॉइंट और बचता है हमारा इंटरवल वाला, x = 2π पर, तो f 2π का मान निकाल लेते हैं, नीचे सब नोट कर लेना ये सब चीजें जो हैं, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, 2π का मान, जो कि आ जाएगा हमारे पास में 2π प्लस साइन 2 × 2π, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास में 2π प्लस साइन 4π, और आपको पता है साइन nπ का मान 0 होता है। साइन nπ कितना मान देता है, ट्रिग्नोमेट्री से 0, n का मान कोई भी पूर्णांक अगर आएगा तो ये 2π ही आ जाएगा, तो f ऑफ 2π। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था इसमें इसका निम्नतम मान, सबसे कम मान तो मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि ये भी ज़्यादा है, ये सारे मान बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो उसमें हमें निम्नतम मान बताना था ना, ठीक है ना। नहीं, दोनों मान बता रहे थे ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू ये सबसे ज़्यादा है, x = 2 पर fx का मान महत्तम मान जो है वो कितना है बेटे, 2π है। और देखो x = 0 पे सबसे कम है, x = 0 पर fx का निम्नतम मान 0 है, ठीक है बेटा। आज मैं आपको पढ़ाऊँ बुखार के अंदर, बुखार है इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो बेटा थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। आप ये मत कहें कि थक गए गुरुजी, थका नहीं हूँ, बस शरीर से थोड़ा सा परेशान हूँ उस समय। चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटे 13वें सवाल की तरफ। किसकी तरफ, 13वें सवाल की तरफ।
13वां सवाल क्या कहता है कि ऐसी दो, अच्छा यहाँ से सवाल आपके बड़े अच्छे अच्छे सवाल शुरू हो जाएंगे। आप देखो तो तीनों सवाल एक ही कैटेगरी के हैं, चारों सवाल। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 24 तथा गुणनफल उच्चतम हो। सारे के सारे एक ही कैटेगरी के सवाल है। तो आपको मैंने इन सवालों को करने के लिए क्या कहा था, सबसे पहले आपको पहचानना है कि हमारा, क्योंकि हम लोग तभी हम उचित निम्निष्ट वाली विधि को प्रोसीड कर पाएंगे, लगा पाएंगे, अगर आपको ये क्लियर रहेगा, अगर आपको ये क्लियर रहेगा कि हमारा fx क्या है, फंक्शन अगर मिल जाए, क्योंकि उसी पे हम लोग क्या करेंगे, f' निकालेंगे, फिर क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, तभी ये बात बन पाएगी। तो fx को कैसे पहचाने, fx ही वो फंक्शन होता है जिसको हमें उच्चतम या निम्नतम करना होता है। जिसको भी वो उच्चतम करने को कहेगा, निम्नतम करने को कहेगा, इसका मतलब वो हमारा fx है। जैसे उसने कहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल इतना है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब अभी मतलब तो बहुत है, लेकिन इससे हम लोग कुछ अभी नहीं बात करेंगे। गुणनफल जो है वो उच्चतम है, गुणनफल जो है वो उच्चतम है, ठीक है ना। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल हमें लेना पड़ेगा। तो सपोज कर लो कि माना हम लोग दो संख्याएं मान लेते हैं, दो संख्याएं अपनी तरफ से मान लेते हैं। एक को मैं x तथा y कह लेता हूं, दो संख्या y है। तो इसका मतलब fx जो बनेगा ना, जो फंक्शन बनेगा हमारा, जो f बनेगा फंक्शन, या कुछ भी आप इसको कह लो, एक फंक्शन जो फलन बनेगा हमारा, fx ही कह दो, सपोज कर लो fx ही कह दिया हमने, ठीक है। इसको क्या कह दिया हमने, fx ही कह दिया, ठीक है। fx कह लो, या फिर एक काम कर लो, क्योंकि fx का मतलब तो क्या होता है कि ये x का फंक्शन है केवल, है ना, लेकिन हम y भी मान बैठे हैं, तो इसको आप एक काम कर लो, कैपिटल Y कह लो। माना कैपिटल Y जो है वो इनके गुणनफल वाला एक फंक्शन है, बिल्कुल ठीक बात है। हमें इस y को, कैपिटल Y को ही हमें उच्चतम देखना है, गुणनफल उच्चतम का है ना। तो ये डिसाइड हो गया कि हमारा फंक्शन क्या है जिस पर हम लोग अपना नियम लगाएंगे, प्रथम अवकलन वाला या द्वितीय अवकलन वाला। लेकिन हमारे पास एक चुनौती सामने हर एक सवाल में होगी, उस चुनौती को भी हमें हटाना होगा। जब हम इसको डिसाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन दो चरों में है, लेकिन जो क्वेश्चन हमने करे हैं उसमें fx इक्वल टू जो आता था केवल x का फंक्शन होता था। इधर स्पष्ट फलन सारे दिख रहे थे कि ये x का फंक्शन है, फिर यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करते थे, तब जाके आगे बढ़ते थे। अब इस सवाल के अंदर दो संख्याएं मान ली, दोनों ही चर हैं, बदल सकती हैं, है ना। उसने गुणनफल उच्चतम कहा है ना, तो दोनों आपस में वेरी कर सकती हैं। तो हम लोगों को तो क्या करना होगा, हमें इस चरों वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, यानी कि इस फलन को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, किसी एक चर में बनाना पड़ेगा, और आपको साफ साफ कंडीशन दे के रखेगा वो, जिससे ये काम किया जा सकता होगा। जैसे जैसे उसने कहा ऐसी दो संख्या जिनका योग, तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान कितना है मेरे भाई, योग कह दिया है 24 है। तो बहुत आसानी से, बड़े प्यार से आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ से y का मान निकाल सकते हो 24 माइनस एक्स, और इसको यहाँ पर रख दोगे आप, ठीक है ना। तो y का जो मान आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में x इंटू 24 माइनस एक्स, यहाँ पे लिख देंगे आप, चाहे तो कहाँ लिख देंगे, चूंकि x प्लस वाई बराबर हमारा 24 है, इसको हटा लो यहाँ से। दिस इम्प्लाइज y का मान हम निकाल सकते हैं 24 माइनस एक्स, ऐसा, ठीक है बेटा। अब हमारा काम आसान हो गया, y बराबर आ जाएगा हमारे पास में 24x माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर दो, जो किया जाता है। पहले हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से मुझे dy बटे dx मिल जाएगा, ये कैपिटल Y है, ध्यान रखना। तो यह आ जाएगा 24, क्योंकि x का 1 माइनस के 2x, ठीक है बेटे। फिर क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग क्या करते थे बेटे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए हम लोग क्या करते थे बेटा, हम लोग dy बटे dx को हम लोग 0 कर देंगे, यानी कि 24 माइनस के 2x बराबर 0, या 2x बराबर 24, या x का जो मान है वो आ जाएगा 12, है ना। अब लेकिन हमें देखना क्या इसमें 12 पर, क्या 12 पर हमारे पास में ये फंक्शन का मान है, का गुणनफल उच्चतम है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव वाला टेस्ट। तो इसको समीकरण 1 मान करके हम लोग समीकरण 1 का
हम लोग पुनः अवकलन कर लेंगे, पुनः अवकलन करने पर, तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, 24 का 0 हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा केवल। इसका मतलब हमारे पास में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का जो मान है, जिसको हम एफ डबल डैश एक्स कहते थे उस समय, वो क्या हो गया, वो नेगेटिव आ गया, वो 0 के देखो -2 के बराबर, जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू जो हमारा पॉइंट है 12 पर y महत्तम है, ठीक है ना। इसका मतलब x इज इक्वल टू एक संख्या, इसका मतलब पहली संख्या क्या आ जाएगी हमारी, जो हमने मानी है बेटा, वो 12 आ जाएगी, और दूसरी संख्या जो है, ये तो x थी तो 12 आ गई है ना, दूसरी संख्या y जो होती है वो आपको पता है 24 माइनस 12 होती है ना, x का वैल्यू 24 माइनस एक्स, इसका मतलब 24 माइनस 12 बराबर 12। तो दोनों संख्या निकल गई, x इज इक्वल टू 12, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या भी 12, दोनों संख्याएं 12 12 आपके पास में रहेंगी। तो ये आपके पास में समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है मेरे भाई, ओके। चलिए अब नीचे की तरफ अगर बढ़ोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पाओगे आप, ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पाओगे। तो मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर दिया है, 14 की तरफ चलते हैं। किस पे चलते हैं बेटे, 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, काम वही करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है, आगे और भी बड़े बड़े सवाल आएंगे और उनके अंदर भी यही काम करना होगा। क्या करना होगा बेटा मेरे, कि सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा फंक्शन। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि एक्स वाई इज इक्वल टू हमारा 60 हो, और एक्स वाई ये जो दिया गया है इसको आप कैपिटल वाई कह लो। क्या दिया गया है हमारे पास में, एक्स वाई स्क्वायर, ये उसने कहा उच्चतम हो। देखो सीधी बात है, इस बार पहचानना ही नहीं है, हम लोगों को पहले ही फंक्शन दे दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है वेरिएबल वाली, दो चरों में आ गई, इसको एक चर में बदलो तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा x, यहाँ से y का मान निकाल देंगे। चूंकि आपको पता है देखो x प्लस वाई बराबर 60 दे रखा उसने, ठीक है ना, तो यहां से अगर इंप्लाइज इसको कर लें और y का मान निकाल लें तो 60 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे हम 60 माइनस एक्स का होल घात कितना, 2। बिल्कुल ठीक बात है। और बस इसमें आप अपना मेथड प्रोसीड कर दो, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन कर दो, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स जो है हमें मिल जाएगा, ये कैपिटल Y है, ध्यान रखना इसका, स्मॉल y वो है जिसकी मैं पूछ सी मोड़ देता हूँ, ये स्मॉल y है, कैपिटल Y को ऐसे लिखता हूँ मैं। तो हमारे पास में बेटा आ जाएगा, देखो इसका अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें दो फलन है, पहला जो का तू दूसरे का अवकलन कर लेंगे, गुणा वाला सूत्र लगा लेंगे मतलब, ठीक है बेटा। ऐसे ही 60 माइनस एक्स की घात 2 को जो का तू रख लेंगे बेटा, और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग पहले पोर्शन को। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है हम लोगों को मिल जाएगा x, इसका आ जाएगा 2, शुरू में घात में से एक कम करेंगे तो 1 ही रह जाएगी, लेकिन जब हम लोग चेन रूल से, श्रृंखला नियम से इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 60 का 0, x का -1, तो एक -1 यहाँ आ जाएगा, प्लस के 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x का हो गया 1। तो डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है वो हमारे पास मिल जाएगा अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, कि माइनस के 120x और प्लस के 2x स्क्वायर और प्लस का 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आप समझे जो मैंने करा अभी, क्या आप समझे, मैंने इस माइनस की मल्टीप्लाई करी है, 10 से इसकी मल्टीप्लाई करी है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, है ना। क्या करेंगे हम लोग, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, डी वाई बटे डी एक्स को थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। तो 120x है, 2x स्क्वायर है, प्लस इसका फॉर्मूला खोल लो, a का स्क्वायर यानी कि 3600 प्लस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस के 120x, है ना, माइनस के 120x। ठीक है जी बेटा, समझ में आई बात, कितना आ जाएगा 120x।
ठीक, इसको अगर हम सही कर लें तो dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी भैया, सॉल्व कर लो। देखो मेरे माइंड में एक बात आ रही है, अगर आप आज टाइम खराब तो मैं आपको कर ही रहा हूँ बहुत स्लो मोशन में, लेकिन एक बात दिमाग में आ रही है कि हम लोगों को ना जरूरी नहीं है कि फंक्शन x में ही बनाना है, क्योंकि देखो यहां पर x में बनाने के चक्कर में घात बड़ी होगी। अब देखो ना यहां पे अगर ये वाई स्क्वायर ही रहता तो बहुत आसान होता, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना सवाल के अंदर, क्योंकि ऐसे तो लंबे हो जाएंगे सवाल बहुत। यहां पर x में x प्लस वाई में x का मान y का मान ना निकाल करके x का ही निकाल लो, जो कि y माइनस के 60 के बराबर हो जाएगा, फिर थोड़ा इजी हो जाएगा शायद, है ना, और इजी हो जाएगा, 100% इजी हो जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चन जो है हो तो ऐसे भी जाएगा, लेकिन मेहनत ज्यादा लग रही है यार, इतनी मेहनत में करने के मूड में नहीं हूं। अच्छा वाई छोड़कर यहाँ पे कुछ और नंबर ले लो यार, मैं वाई से बड़ा परेशान हो रहा हूँ, इसको जैसे पी कह दिया, पी फॉर प्रोडक्ट। तो आप जब इसको लिखोगे पी, एक्स की वैल्यू कितनी लिखी है आपने यहाँ पर, y माइनस 60 इंटू वाई स्क्वायर, ये आसान हो गया। देखो इससे आसान ही हो गया क्योंकि होल स्क्वायर में बड़ा अवकलन करने में भी समस्या सी होती। p बराबर आ जाएगा हमारे पास में y की घात 3 माइनस के 16 वाई स्क्वायर, उसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dp ओवर dx आ जाएगा, पहले x के सापेक्ष अवकलन, सॉरी x के सापेक्ष नहीं होगा यहाँ पे फिर, क्योंकि फलन y में है तो y के सापेक्ष dp ओवर dy निकालेंगे, तो आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 120y। फिर हम लोग क्रांतिक बिंदु के लिए यहां पर देखो कितना सरल हो गया ना, क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा कि dp ओवर dy जो है प्रथम डेरिवेटिव को 0 रख लेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 3y स्क्वायर माइनस के 120y को हम लोग 0 रखेंगे। जब इसमें से y कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 3y माइनस के 120 बराबर 0। यहाँ से y का मान एक तो 0 आ जाएगा और एक आपके पास में आ जाएगा, जब हम 3y माइनस 120 को 0 रखेंगे तो y का मान एक आ जाएगा 40, एक 0 आ गया, एक आ गया 40। अब 0 तो हम लेंगे नहीं, अगर 0 लेंगे तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, है ना, और हमें तो प्रोडक्ट को कैसे करना है बेटा, उच्चतम करना है, ठीक है ना आपके पास में, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यू निकली है हमारी 0 और, ठीक है ना, 0 और 0 और ये, तो दोनों पे देख लें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 कहीं बनाई होगी हमने ये वाली, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करेंगे हम लोग, समीकरण 1 का पुनः अवकलन, तो हमारे पास निकलेगा बेटे d2p ओवर dy स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसका करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 6y माइनस 120, 6y माइनस 120। आप पहले x इज इक्वल टू 0 पे देखो, इस d2p ओवर dy स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती है, 6 इंटू 0 माइनस के 120, यह आ जाएगा हमारा 120 माइनस का, ठीक है ना, क्या है आपके पास में 120 माइनस का, तो माइनस का 120 आ रहा है, ठीक है ना आपके पास में। ठीक है, कहाँ मिस्टेक हो गई हमारे से, देखें जरा एक बार, आज तो बड़ा ही स्लो मोशन में चल रहा है यार काम। p इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर पी एक्स वाई, ठीक है, मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी भाई, ठीक है, फिर हमारे 16 आ गया, ये आ गया हमारे पास में कितना, y की घात 3, ये हमने क्या रखा, हमने इस x की जगह रखा 60 माइनस वाई, कितना रखा 60 माइनस वाई, ठीक है। अरे यार मैं यही तो दिक्कत महसूस कर रहा हूँ भैया, मैं बार बार सोच के परेशान, उसकी घात कितनी है 3 है यार, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं इतना छोटा क्वेश्चन कैसे बना दे रहा हूँ इसको। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 4 पावर आ जाएगी भैया, यहाँ पर आपकी 3 पावर आ जाएगी, अवकलित करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और घात यहाँ 3 आ जाएगी,
यहाँ पर 100, यहाँ पे आ जाएगा 180, है ना, 16 8 36 18 180 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको जब हम 0 भरेंगे तो नीचे का पूरा पोर्शन चेंज होगा भैया, मैं सोच तो रहा इस बात को, सवाल ही गलत बार बैठे। तो हम लोग लिखेंगे 4y की घात 3 माइनस 180 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप चाहो तो 4y स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा y माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू एक तो 0 निकल आ जाएगी और एक आ जाएगी y की वैल्यू 45। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दोबारा जब अवकलन करेंगे तो ये अवकलन ऐसा थोड़ा ही ना हो जाएगा, अवकलन अलग हो जाएगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 12y स्क्वायर माइनस 360y, है ना। अब यहाँ पर पहले x इज इक्वल टू 0 पर देखो, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर, और x इज इक्वल टू 0 पर तो टेस्ट ही फेल हो जा रहा है ना आपके पास में। y इज इक्वल टू 0 पर, सॉरी, y इज इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो जो d2p ओवर dx dy स्क्वायर है ये हमारा 0 हो जा रहा। तो द्वितीय ये द्वितीय जो है हमारे पास में, द्वितीय अवकलन विधि असफल हो जा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रथम अवकलन विधि लगाएंगे, प्रथम, तभी तो पता चलेगा ना इस पॉइंट पे ये उच्चतम है ना अवकलन है, या नति बिंदु आ जाए, है ना, नति परिवर्तन का बिंदु आ जाए। प्रथम अवकलन विधि में क्या कहते थे बेटा कि हम लोग एक नंबर लाइन बना लेंगे, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस का इन्फिनिटी, बीच में जो पॉइंट आया वो रख लेंगे 0। 0 से इस तरफ का कोई पॉइंट अगर हम लोग भरे, किसके अंदर भरना है इस बार, हमको भरना है dp ओवर dy में, पहली समीकरण में भरना है। जब कोई नेगेटिव पॉइंट भरेंगे ना यहाँ पर तो बेटे ये नेगेटिव ही रहेगा, इस तरफ इसका चिन्ह रहेगा नेगेटिव, चाहे देख लो आप कुछ भी, जैसे -1 भर लो आप, तो माइनस का 4 माइनस का 180, देख लो माइनस भर लो इसमें आप, इस वाले में तो भर के देखेंगे ना, तो माइनस इधर से कोई पॉइंट भरेंगे तो माइनस का ही रहेगा। और अगर मैं इधर से कोई पॉइंट प्लस का भरता हूं तो जैसे मैंने 1 ही भर लिया, 4 माइनस 100, तब भी नेगेटिव रहेगा, तब भी dp ओवर dy की वैल्यू है वो नेगेटिव है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 है, एक नति परिवर्तन का बिंदु है, नति परिवर्तन, यहां से कोई आंसर नहीं मिलेगा, का बिंदु है, तो इसे तो छोड़ देंगे आप। लेकिन y इज इक्वल टू 45 पे देखेंगे तो d2p ओवर dy स्क्वायर कहाँ पे देखेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 45 पर, है ना आपके पास में। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, हम जब यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो 4 इंटू 45 की घात 3 माइनस 180 मल्टीप्लाइड बाय 45 की घात 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे 45 की घात 3 माइनस, है ना, जब आप इसे सॉल्व करोगे बेटा तो ये लगभग ये माइनस का 181 आ जाएगा, और जो कि नेगेटिव है। जब आप इसे सॉल्व करोगे माइनस का 81 आ जाएगा जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव होने पर ये वैल्यू उच्चतम मिलेगी, यानी कि x इज इक्वल टू 45, सॉरी y इज इक्वल टू, क्योंकि y के पदों में है ना फलन, तो y इज इक्वल टू 45 पर p उच्चतम है। अतः पहली संख्या कितनी होगी बेटा, पहली संख्या तो x होगी ना, और x होगी आपकी 60 माइनस 45, 60 माइनस y, इसका मतलब 60 माइनस के 45 इज इक्वल टू 15। और दूसरी संख्या हमने निकाल ही रखी है, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी मेरे भाई, y, जो कि हमारी 45 निकली है। तो ये दोनों आंसर आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं बेटे, आपके सामने एक सवाल और है, आप चाहो तो देखो योग का मतलब क्या है, इसने कहा कि ऐसी दो धन पूर्णांक संख्या का सेम क्वेश्चन है जिसमें x और y जिनका योगफल जो है 35 है, तो यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 35 है। इसमें भी मैं आपको सलाह दे रहा हूं इस सवाल के अंदर भी, क्योंकि y की घात बड़ी है तो y को रिप्लेस करने की कोशिश ना करें जैसे हमने इसमें करा है, केवल x का मान भरने की कोशिश करें यहां से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सेम एज कर लेंगे 14 नंबर,
और क्योंकि तरीका पता है, हो सकता है एक बारी में ना हो, 2 बारी में ना हो, और ना ही हो तो आप लोग, लेकिन आपको ये पता है कि इसमें करना क्या है, तो आपको कहीं ना कहीं से आप इसको कर लोगे सवाल को। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, जो काम इसमें करा वही काम इसमें करना है आपको। और थोड़ी सी आपकी देखना कि आप कितना समझे उच्च निम्न इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं 16वें सवाल पे, लास्ट वाले सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना। लास्ट नहीं कह सकते, अभी तो बेटे इसके अंदर 29 सवाल है, तो इसके बाद भी 13 सवाल और बचते हैं, तो कोई बात नहीं, 13 बचे, करेंगे उनको भी मेरे भाई। कह रहे हैं ऐसी दो संख्याएं का जिनका योगफल 16 है, योगफल तो 16 है, तो माना संख्याएं वही बात होगी, माना संख्याएं आपके पास में x प्लस वाई बराबर कितना है 16, x तथा y है, x तथा y है, और जहां पर हमें कंडीशन दी है उन्होंने, इनका योगफल जो है x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा 16 है। और वो कह रहा है कि जिनके घनों का योग, तो आप एक काम करो, हमने कह दिया इनके घनों का योग, यानी कि पहले घन का और दूसरी संख्या के घन का योग s कह दिया मैंने, इसको कहा गया है कि निम्नतम है, तो बहुत इजी है। अब इसमें तो देखो सेम है घाते दोनों, किसी को रिप्लेस कर लो, पहले इसको एक वेरिएबल बनाओ, x की घात 3 प्लस इसे लिख दो यहाँ से 16 माइनस एक्स की घात 3। क्यों ऐसा क्यों करा, चूंकि हमें पता है कि x प्लस वाई का जो मान है वो 16 है, तो यहाँ से अगर मैं y का मान निकाल लूंगा तो वो 16 माइनस एक्स ही आ जाएगा निकल करके। तो आप इस बात को जो है उसको लिख के दिखा दो साइड में, क्या पता जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या होने वाला है बेटा, यहाँ से आप सीधा पहले ds ओवर dx निकाल लो, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 शुरू में और 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोबारा ओपन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो कि ds ओवर dx का आप इसे सॉल्व करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 बार रखो a का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 256 है ना, 256 ही तो होता है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 32x। तो यहाँ से अगर आप ds ओवर dx का देखोगे हिसाब तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, और माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस के 32x, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ds ओवर dx का जो वैल्यू है वो बन जाएगा माइनस के 768 माइनस के 32x। क्लियर है बेटा। तो क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, ठीक है। क्या अवकलन करते समय कहीं दिक्कत हुई है कुछ, ठीक है। 3 पावर शुरू में और सुनने इसका होल स्क्वायर खोला तो ठीक है जी, ओके। ठीक है, तो 32 अट्ठे कितना होता है बेटा, x इज इक्वल टू हमारा पॉइंट आना चाहिए कितना 8 है ना। तो हमने कहीं मिस्टेक करी है क्या, घात शुरू घात में से कम, अवकलन तो हमने सही करा ना इसका, 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है आपके पास में, ठीक है ओके। तो कहीं इसमें चिन्ह की गड़बड़ हुई है बेटा, माइनस की चिन्ह की गड़बड़ हुई है, और वो गड़बड़ क्या है कि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब आप ds ओवर dx की वैल्यू को 0 रखोगे ना, तो यार ये थोड़ा सा जो स्लो मोशन में काम चल रहा है समझा दूँ आपको, फीवर समझ लेना, करा रहा हूँ यार बस, लेकिन मुझे ख़त्म करनी है एक्सरसाइज। तो आ जाएगा माइनस के 768 प्लस 32x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा 768 बटे 32, और इसकी अगर 32 अट्ठे कितने होते हैं, और 32 अट्ठे कितने होते हैं 8 दूनी 16,
32 है 36 है, ठीक ना। 16 तिया देखो यहाँ पे गुणा नहीं करिए ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 96 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ भी 96 रहेगा और यहाँ पे भी 96 रहेगा। तो जब बटे में 96, हाँ 96 अट्ठे होते हैं, ठीक है ना, 96 अट्ठे अगर आप देखोगे है ना, 8 छिंग 48, तो यही आएगा। x की वैल्यू आ गई 8, क्रांतिक बिंदु आके आपका 8। अब इसको देखना हमें डबल डेरिवेटिव इसका, है ना। तो डबल डेरिवेटिव कैसे देखेंगे कि d2p d2s ओवर dt स्क्वायर dx स्क्वायर, कहाँ समीकरण एक बनाई होगी, ये समीकरण एक बना लो। तो सीधी बात है, इसका तो 0 हो जाएगा ना, और ये 96 आ जाएगा, 96, और जो कि पॉजिटिव है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो निम्नतम की तो बात हो रही है। अतः x = 8 पर s क्या है, निम्नतम है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास में पहली संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, पहली संख्या तो आपकी 8 आ जाएगी, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 16 - 8, वो भी 8 आ जाएगी। दोनों 8 8 आ जाएगी आपके पास में। आंसर क्या आ जाएगा, दोनों संख्याएं सेम रहेंगी, ठीक है। आपके पास में दोनों संख्याएं सेम रहेंगी, क्या रहेंगी बेटा, 8 और 8, ठीक है ना। तो क्लियर है। तो हम लोग बेटे अब जाएंगे आगे के सवाल, थोड़े से और मेहनत वाले हैं, तो इस लेक्चर में तो नहीं करेंगे, 17 से आगे ऑनवर्ड बढ़ेंगे और एक्सरसाइज को खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।